नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के चारों तरफ आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होगी। ढहे हुए मकान, गिरी हुई दीवारें, जमींदोज छत, बिखरे सामान और साथ में एक महिला जिसके हाथ में एक तस्वीर है जो ये बता रही है, जो दिखा रही है जमाने को कि कभी यहां उसका मकान होता था। सब जमींदोज हो गया क्योंकि सब बुलडोज हो गया और ये बुलडोजर था शिवराज सरकार का। ये इलाका है खरगोन और ये तस्वीरें हैं खरगोन के उस इलाके की जो मुसलमानों की बस्ती थी। आरोप ये कि इस बस्ती में, इन दुकानों में, इन मकानों में वो लोग रहते थे जो रामनवमी यात्रा के दौरान आज से 4 दिन पहले पत्थरबाजी में शामिल थे। मध्य प्रदेश प्रशासन के मुताबिक वो सब दंगाई थे, उन्हें सजा दे दी गई, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया, उनके दुकानों को बुलडोज कर दिया गया, उनके ठिकानों को बुलडोज कर दिया गया। ये तस्वीरें वहीं की है दोस्तों। इनका गुनाह क्या था जिनका मकान जमींदोज किया गया? उनका गुनाह क्या था जिनकी दुकान ढहा दी गई? किसी को नहीं पता। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो बयान हम भूल नहीं सकते, जो बयान उन्होंने दिया था, जिस घर से पत्थर आए हैं उन्हें पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। तो 45 से ज्यादा मकान और दुकान को पत्थर का ढेर बना दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ? पत्थरबाजी हुई, कोई शक नहीं। हिंसा हुई, कोई शक नहीं। कई लोग घायल हुए, कोई शक नहीं। पुलिस वाले भी घायल हुए, कोई शक नहीं। लेकिन क्या जिन मकानों को गिराया गया, जिन दुकानों को ढहाया गया, जहां बुलडोजर से सब कुछ रौंद दिया गया, क्या वाकई वो सब के सब गुनहगार थे? क्या वाकई वो सब के सब दंगाई थे? क्या यह फैसला हो गया? क्या यह जांच हो गई? क्या सब कुछ तय हो गया? क्या अदालत ने तय कर दिया? क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होकर यह तय हो गया कि इन दंगाइयों के मकानों और दुकानों को अब बुलडोज किया जाना चाहिए? सब कुछ हो गया 48 घंटे के भीतर। खरगोन के इस मुस्लिम बहुल इलाके में 16 मकान और 29 दुकानों को जमींदोज करने के बाद जिला प्रशासन कह रहा है इनमें से ज्यादातर अवैध निर्माण का हिस्सा थे। सवाल यह उठता है, अगर अवैध निर्माण का हिस्सा थे तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से उन घरों में लोग रह कैसे रहे थे? उन घरों में एक घर ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 साल पहले बना था और उससे पहले उस घर में जब कच्चा मकान था 25 से 30 सालों से एक परिवार रहता था। वो परिवार है हसीना फखरू का। आज इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से खबर छपी है दोस्तों। इस खबर के कुछ हिस्से को गौर से आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि जब सरकार तय कर लेती है कि किसी को टारगेट करना है, जब सरकार तय कर लेती है अदालत के फैसले के पहले, अदालती प्रक्रिया के पहले, जांच के पहले कि ये गुनहगार है और वो गुनहगार एक धर्म विशेष के होते हैं, तो सरकार का बुलडोजर कुछ नहीं देखता, न कायदा न कानून, सब कुछ बुलडोजर के नीचे दबता है और ध्वस्त होता है, जमींदोज होता है। हसीना फखरू का भी घर उन्हीं में से एक है। हसीना फखरू के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से लिखा है कि जिस महिला का यह मकान जमींदोज हुआ, एक मकान, पति की मौत के बाद अपने बेटों के साथ उस मकान में रहती थी, उसका घर उन 12 घरों में शामिल है जिन्हें अवैध निर्माण कहकर जिला प्रशासन ने जमींदोज किया। हसीना के मुताबिक सोमवार की सुबह, रविवार को रामनवमी की यात्रा निकली थी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, हिंसा हुई थी। सोमवार की सुबह पालिका के कर्मचारी उन्हें घर से बाहर धकेल दिया कर्मचारियों ने और उसके बाद मकान को ढहा दिया गया, जबकि वहां साफ साफ लिखा था कि यह घर पीएम आवास योजना के तहत बना है। इसी प्लॉट पर हसीना और उसका परिवार 3 दशकों से अपने कच्चा मकान में रह रहा था। उस कच्चा मकान के साथ भी हसीना की तस्वीर है। 2020 में उन्हें पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिले और अपनी सेविंग का 1 लाख मिलाकर उन्होंने घर बनाया। हसीना के पास उस घर के सारे रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी के सारे कागजात हैं, तहसीलदार के सारे पेपर हैं और तो और पीएम आवास योजना का सर्टिफिकेट भी है। साथ में वो तस्वीर जिसमें वो अपने पुराने कच्चे मकान के साथ और नए मकान के बाहर खड़ी है। तो मकान अवैध निर्माण का हिस्सा कैसे हो गया? कहीं आड़ तो नहीं लिया जा रहा है कि अगर मकान और दुकान को जमींदोज करना था तो आज उसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है? और अगर अवैध निर्माण कहा जा रहा है तो उसके लिए क्या सबको नोटिस पहले दिया गया था? क्या बुलडोजर पहले से तय था कि वहां चलना था, या रामनवमी की यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और उस हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर उन गांव, उस इलाके में पहुंचा और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। इसी खबर में एक्सप्रेस ने लिखा है 7 अप्रैल को अचानक हसीना को नोटिस मिला
कि मकान के मालिकाना हक का कागज 3 दिन के भीतर जमा कीजिए, नहीं तो डिमोलिश किया जाएगा। हसीना का परिवार नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था कि सोमवार को बुलडोजर वाले आ गए और मकान ढहा दिया गया। जब जिले के डीएम से एक्सप्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा ये मकान सरकारी ज़मीन पर थे। जब उनसे पूछा गया कि हसीना को जब नोटिस मिल चुका था तो अचानक क्लैश के बाद बाकी घरों के साथ उनका घर भी क्यों तोड़ दिया गया, तो उन्होंने कहा वो दंगा वाला इलाका था, बाकी बातें चार्जशीट में। मतलब वो दंगा वाला इलाका था, दंगा वाला इलाका था, इसलिए मकानों को जमींदोज किया गया, बुलडोज किया गया। डीएम की बातों से भी आशय ऐसा निकलता है कि वो दंगा वाला इलाका था। इसी में एक्सप्रेस ने कुछ जानकारी छापी है कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, जिसमें है कि रामनवमी यात्रा के आयोजक, इसको भी समझना जरूरी है कि वहां उस दिन हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, और बाकी और कौन लोग गुनाहगार और जिम्मेदार हैं। खरगोन में रामनवमी यात्रा के आयोजक मनोज रघुवंशी के मुताबिक यात्रा को सुबह 11 बजे पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए रोका गया था। यह जगह तालाब चौक मस्जिद से कुछ दूरी पर है। हर साल इसी रूट से यात्रा गुजरती थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी कोई तनाव या टकराव नहीं हुआ। इस बार बैरिकेडिंग की वजह से वहां मौजूद बीजेपी के लोगों से पुलिस के बीच काफी बहस हो गई। इससे लोगों को संदेश गया कि पुलिस रैली को इधर से गुजरने को रोक रही है। ये मनोज रघुवंशी का बयान है जो रामनवमी यात्रा के आयोजक थे। उसी के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने स्थानीय जो कोतवाली है उसके इंस्पेक्टर से बात की। गौर से सुनिए। इंस्पेक्टर ने कहा कि रामनवमी यात्रा 2 से 3 बजे के बीच गुजरनी थी, लेकिन उन्हें देर हो गई। 5 बज गए शाम के, और मस्जिद में शाम के प्रेयर का टाइम हो गया और वो टाइम और यात्रा का टाइम क्लैश हो गया। तब तक लगभग 1000 लोग मस्जिद के पास जमा हो गए थे। स्थिति बिगड़ी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें वो ये जो पुलिस वाले हैं इंस्पेक्टर बीएल मंडलोई, इनको भी चोट लगी, ये भी घायल हुए। और इसी में बहुत सारी दुकानें जो बुलडोज की गई हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें कुछ हिंदू परिवार भी हैं जो दुकान किराए पर लेकर वहाँ 15 साल 20 साल से दुकान चला रहे थे। उन्हीं में से एक दुकान है तालाब चौक पर, दुकान चलाने वाले नरेंद्र गुप्ता। उनका कहना है 15 साल से हम दुकान चला रहे थे, हमें अपना सामान हटाने तक का मौका नहीं मिला, और हमें हटाने का मौका मिलता ताकि हमारे जो सामान बर्बाद हुए वो नहीं होते। अब सवाल ये उठता है, और हालांकि ये भी है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो सब के सब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट था। ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को 6 महीने पहले नोटिस दिया गया, मस्जिद को भी नोटिस दिया गया कि ये हटाओ। मस्जिद के लोगों को या स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। ये कहानी अभी आनी है कि नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, या सब के सब वो 45-46 दुकान मकान सब इलीगल थे, और अगर इलीगल थे तो 10, 20, 30 साल से कैसे चल रहे थे, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हसीना का मकान कैसे वहां बन गया। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? कोई पूछेगा भी या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल। इस वीडियो के जरिए मैं अपील करता हूं देश के तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, पूर्व जजों से, वकीलों से, रसूखदार नागरिकों से कि आप जाइए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, याचिका दाखिल करिए और पूछिए कि मिलॉर्ड, कानून के कस्टोडियन तो आप हैं, संविधान के कस्टोडियन तो आप हैं, देश कायदे कानून से चलेगा ये आप तय करेंगे, लेकिन ये बुलडोजर किसकी अनुमति से चल रहा है मिलॉर्ड? इसका जवाब कौन देगा? पूछिए जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से, मिलॉर्ड क्या ये बुलडोजर, जिस बुलडोजर ने 40-50 घरों को 48 घंटे के भीतर जमींदोज किया, क्या आपकी अनुमति से चले? क्या ये बुलडोजर कानून के दायरे में चल रहे हैं? कानून की देवी, न्याय की देवी अंधी होती है, ये सब हम लोगों ने बचपन में सुना, फिल्मों में देखा, लेकिन मिलॉर्ड आप तो साक्षात देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या आपके दखल की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड? पूछिए जाकर ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये हाई कोर्ट के जज जो देश के कायदे कानून को बहाल करने, बहाल रखने और सत्ताधीशों पर निगाह रखने के लिए जिम्मेदार है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? अगर वो बुलडोजर सही चले तो पता तो चले देश को कि सही चले, लेकिन क्या वो बुलडोजर अदालती प्रक्रिया, अदालती निर्देश के बाद चले?
और ये क्या वाकई वो सब के सब अवैध निर्माण थे? तो क्या उन्हें नोटिस दिया गया था? क्या उन्हें पता था कि रामनवमी की यात्रा के बाद 48-72 घंटे के भीतर उनके घरों और मकानों को जमींदोज किया जाएगा और उससे पहले सूबे का गृह मंत्री कहेगा उनके घर पत्थर के बना दिए जाएंगे, जिन घरों से पत्थर चले? क्या यह तय हो गया कि उन्हीं घरों उन्हीं दुकानों से पत्थर चले थे मिलॉर्ड? क्या यह तय हो गया, पुलिस जांच में यह सब कुछ चार्जशीट में दाखिल हो गया? क्या अदालत में वो उनकी जांच रिपोर्ट आ गई कि वहां पत्थर मारने वाले कौन थे, पत्थर फेंकने वाले कौन थे, वहां दंगाई कौन थे? वो दंगाई अगर हुए या दंगा जैसी स्थिति हुई तो क्यों हुई? रामनवमी यात्रा के दौरान क्या हुआ, क्यों हुआ? पुलिस ने बैरिकेडिंग की तो क्यों की? वो रामनवमी यात्रा 4 घंटे बाद गई तो तनातनी क्यों हुई? और क्या हुआ मिलॉर्ड? ये देश को जानना चाहिए। देश को यह जानना चाहिए मिलॉर्ड कि बुलडोजर कब कब और क्यों क्यों चल सकता है, चल भी सकता है। यह जानना चाहिए कि आईपीसी और सीआरपी से सब कुछ तय होगा या फिर बुलडोजर से। यह फैसला ऑन द स्पॉट देने की परंपरा, यह प्रक्रिया यूपी से लेकर और एमपी तक पहुंची है। एक बुलडोजर बाबा जो अपार बहुमत से जीतकर दोबारा आए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर एक बुलडोजर मामा बन रहे हैं एमपी में। तो मिलॉर्ड, क्या यह बुलडोजर कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, कायदे कानून के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? पूछिए मिलॉर्ड से, पूछिए अदालत से। अदालत जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट होगा, अगर ऐसे ही फैसला होगा कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके या किसी बस्ती के लोगों को या पूरे इलाके के लोगों को दंगाई घोषित करके बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना चार्जशीट के, बिना इंक्वायरी के अगर उनके घरों और मकानों पर बुलडोजर चलेगा और सब चुप रहेंगे, तो ये बुलडोजर आज खरगोन में चला है, कल कहीं और चलेगा, परसों कहीं और चलेगा। क्योंकि इन सत्ताधीशों को इस बात का अंदाजा है कि देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर गुनाहगार मुस्लिम है तो उसके घर, मकान, दुकान सब पर बुलडोजर भी चला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिलॉर्ड, जिम्मेदारी अदालतों की भी है, क्योंकि कायदे कानून से देश चले, संविधान की हिफाजत हो, नागरिक अधिकारों का हनन न हो, ये तय करने का जिम्मा आपका है मिलॉर्ड। ये जाइए आप लोग और अदालत के दरवाजों को खटखटा कर ये बार बार पूछिए। और अगर देश ऐसे ही चल रहा है, अगर फैसला ऐसे ही होना है, अगर बुलडोजर से ही सब कुछ तय होना है, तो फिर अदालतें किस काम की, कायदे कानून किस काम के? मध्य प्रदेश में खरगोन में जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। हिंसा हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कौन गुनाहगार हैं, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन पहले यह तय तो हो कि वो जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। गुनाहगार कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे सजा मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे स्थितियां देश में बन गई हैं, जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, दर्जनों वीडियो पिछले 12 दिनों में वायरल हुए, गालियां देते हुए, नाचते हुए, मस्जिदों पर भगवा झंडे फहराने की कोशिश करते हुए, मस्जिदों के बगल से शोर करते हुए, उन्हें जलील करते हुए, उन्हें चिढ़ाते हुए, उन्हें भड़काते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए, नाचते गाते लोगों का हुजूम, उनकी हैसियत दिखाते हुए लोगों का जुलूस, ऐसे कई वीडियो वायरल है। और तो और एक वीडियो मैंने अभी कल रात में देखा, झारखंड का वीडियो है, जिसमें एक धर्म विशेष को टारगेट करके भगवाधारियों का एक झुंड सीधे सीधे गालियां देता हुआ नाच रहा है। ऐसी गालियां जिसे दिखाई नहीं जा सकती, सुनाई नहीं जा सकती। तो मिलॉर्ड, आपको दखल देने की जरूरत है। जाइए आप लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, पूर्व जज, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। अगर कुछ तय होना है तो अदालत से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, यूपी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यूपी में जब सीएए और एनआरसी के दौरान, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तो यूपी सरकार ने 250 से ज़्यादा 236 लोगों को नोटिस दिया था उनकी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, उन्होंने रिट दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ यूपी सरकार को फटकार लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यूपी सरकार को, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं या नहीं? आप शिकायतकर्ता हैं, अभियोजक और निर्णायक तीनों बन गए हैं और आपने आदेश पारित कर दिए हैं। क्या इसकी अनुमति है
यूपी जैसे राज्य में 236 नोटिस बड़ी बात नहीं, उन्हें एक झटके में वापस लिया जा सकता है। अगर आप नहीं सुनने जा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तब कहा जब यूपी सरकार उन नोटिसों को वापस लेने में आनाकानी कर रही थी जो नोटिस सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान 236 लोगों को दिए गए थे। वो नोटिस तो वापस हो गया, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि देश में ऐसा निजाम है, ऐसी सरकार है, अलग अलग सूबों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए एक धर्म विशेष के लोग अगर कहीं आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, तो उसके घर तक, उसके दुकान तक, उसके मकान तक बुलडोजर आसानी से पहुंचता है। तो इसलिए इस वीडियो को खत्म करते हुए एक शेर मुझे याद आता है, सुदर्शन फाकिर का वो शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। सुदर्शन फाकिर का ये शेर बहुत कुछ कह जाता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है हमारी आवाज उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी जो इस देश में संविधान पर भरोसा करते हैं, कायदे कानून पर भरोसा करते हैं। नमस्कार।